हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्टॉक मार्केट का डेटा आप अपनी वेबसाइट पे कैसे शो करा सकते हैं। कौन कौन से सिंपल यूज करने हैं, कौन कौन सी एपीआई यूज करेंगे, ये सब कंप्लीट आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस वीडियो से सीख के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। 4 सिंबल्स का मैंने डेटा फेच किया है, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन। तो इसको हम गूगल पे जाके पहले चेक कर लेते हैं क्या सच में ये मैच कर रहा है कि नहीं, उनका जो ओरिजिनल करंट शेयर प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर शेयर प्राइस आप जाके सर्च करो। गूगल का चेक करना है या एप्पल का। हम यहाँ पर एप्पल का पहले कर लेते हैं, एप्पल शेयर प्राइस। तो ये आ गया इनका शेयर प्राइस। इसको आप चेक करो जो करंट अभी प्राइस चल रहा है। तो जो हमने फेच किया है वो चेक करो। तो ये है मेरे पास करंट प्राइस। इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, ये सब हमने फेच किया है। अब यहाँ से मैच करो। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ये सारे प्राइस आपने चेक करने हैं जो करंट अभी चल रहे हैं। ओपन प्राइस चेक कर लो। ओपन प्राइस बिल्कुल मैच कर रहा है, हाई प्राइस मैच कर रहा है, लो प्राइस बिल्कुल मैच कर रहा है। हर एक फील्ड, हर एक सिंबल का प्राइस आप चेक कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोजेक्ट है, इसको डिजाइन करना है आपने अपनी तरफ से। एक कंप्लीट वेबसाइट भी बना सकते हैं। कई बार ऐसा होगा आपके पास डेटा नहीं शो होगा, वो ऐसा होता है कि एपीआई ट्रैफिक ज्यादा होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, शो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट। इसी को हम क्रिएट करने वाले इस वीडियो में। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक एपीआई प्रोजेक्ट है। एपीआई के साथ काम करने के लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी एक लाइब्रेरी। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो ये एक लाइब्रेरी है जो स्पेशली यूज की जाती है एपीआई के साथ काम करने के लिए। इंपोर्ट करने के बाद अगर आपके पास सीएसएस फाइल है तो आप इसको इंपोर्ट कर लो। सीएसएस का कोड आपने खुद लगाना है। चलिए अब जहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना कोड। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, जहां पे ही क्रिएट करना है कॉन्स्ट। नाम इसको दो एपीआई की, क्योंकि ये सारा काम एपीआई के यूआरएल और एपीआई की के साथ ही होना है। तो यहाँ पर हम इसको ब्लैक छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे एपीआई की कहाँ से लगानी है। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल बनाओ। एक हमें एपीआई की चाहिए, एक आपको यूआरएल चाहिए, एक सिंबल्स। कौन कौन से आपने सिंबल्स फेच करने हैं, तो मैं यहाँ पर अब क्रिएट करूंगी एक स्टॉक। नाम इसको दे दो सिंबल्स। जरूरी नहीं आपने ऐसा ही लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है कैपिटल में, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंबल्स ऐड करो, तो जितने सिंबल्स आप यहाँ पे लिखेंगे उनका डेटा आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूंगी, कुछ सिंबल्स ऐड कर देते हैं। एक जे हो गया, एक जे हो गया, 3 हो गए। एक और कर देते हैं, और एक जे हो गया। चलिए ये वाला हम रहने देते हैं, बस 4 करेंगे। इतने सिंबल्स का डेटा हमें चाहिए। 4 सिंबल्स मैंने ऐड किए हैं। तो ये सिंबल्स हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा है सेम ऐसे ही लिखेंगे। यही सिंबल्स वहां पे है उनके पास, जिसको हम फेच करने वाले हैं, ठीक है। तो ये नाम है इनका, ठीक है। एप्पल का करना है तो एप्पल ऐसे लिखते हैं, गूगल का करना है तो गूगल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अमेजोन है तो अमेजोन कैसे लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये वाला डेटा हो गया इनका, बिल्कुल यही फेच करेंगे। अब बारी आती है ए का, आपने बनाना है एपीआई। इसको नाम कुछ भी दे दो, एपीआई यूआरएल प्रीफिक्स। तो ये एक जस्ट नाम है, तो आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। कॉन्स्ट, यहाँ पे आएगा आपका यूआरएल। अब यहाँ से यूआरएल कहाँ से लगाना है, गूगल पे चलो। यहाँ पे आपने आके सर्च करना है अल्फा वेंटेज एपीआई। तो यही एक वेबसाइट है जो हमें पूरे का पूरा डेटा प्रोवाइड कराने वाली है। तो इनकी वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। एपीआई ये प्रोवाइड कराती है हमें, तो यहाँ पर आपने चेक कर लेना है हमें फ्री एपीआई की चाहिए। तो एपीआई बाद में क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक यूआरएल चाहिए। जो यूआरएल मैं आपको बताऊंगी वो यहाँ पे नहीं है, स्पेशली यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। आपको हाफ यूआरएल मिलेगा, बाकी मैं बताऊंगी कैसे लगाना है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर कुछ मिला मिला हुआ है ना, लिखा हुआ है। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आपको बहुत कुछ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर जो हम यूआरएल यूज करेंगे अगर आपको मिल जाए तो सही है, जहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाओ आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हमने जाना है जहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ग्लोबल मार्केट। हमने ग्लोबल मार्केट फैच करनी है, मतलब पूरे का पूरा वहां पे डेटा जो है वो हम फैच करने वाले हैं। ये है इनका एक यूआरएल। इसको आपने कॉपी कर लेना है, लगाना बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है ना पाइथन का, नोड जेएस, कोई भी आप यहाँ से कॉपी कर लो, जस्ट हमें यूआरएल ही चाहिए।
तो मैं अगर आप नोड जेएस में है तो आप यहाँ से लगा सकती हैं, चेक कर सकते हैं इसको लगाना कैसे है। पाइथन है तो मुझे तो जस्ट ये वाला ही चाहिए एक यूआरएल, तो मैं यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लूंगी। कॉपी करके जहाँ पे पर कर दो पेस्ट। डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लगाने वाले क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट स्टेटस। ये सिर्फ और सिर्फ हमें मार्केट स्टेटस ही प्रोवाइड कराएगा हमें, लेकिन पूरा का पूरा डेटा चाहिए। इसको हटाओ। यहाँ पे आपने लिखना है सेम ऐसे ही लिखना है जो मैं यहाँ से बोलूंगी। ग्लोबल, ग्लोबल के साथ जी आपको वहां पर शायद नहीं मिलेगा, आपने ग्लोबल यहाँ पर कोड लिखना है। ग्लोबल कोड, इसके साथ क्या होगा, ग्लोबल मतलब ऑल, पूरे का पूरा सब कुछ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे ये। ग्लोबल कोड के बाद आपने लिखना है एड पर्सन सेम रहेगा, एपीआई की सेम रहेगा, डेमो सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी एपीआई की का वेरिएबल, तो कैसे लिखेंगे, डॉलर। अब यहाँ पर ये वाला जो सिंगल कोट है इसको हम नहीं लगाएंगे, सिंगल कोट हटा के आपने ये वाला सिंबल प्रेस करना है। escape बटन के नीचे है ना, इसको प्रेस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल ऐड करना है, ये वाला सिंबल लगाना जरूरी है। इसके बिना एपीआई की वर्क नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं लगा के दिखा देती हूँ। इधर आपने लिखना है लास्ट में जाके अपनी एपीआई की का वेरिएबल डॉलर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर लेना है, जो आपने एपीआई की का वाला वेरिएबल क्रिएट किया है ना, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पर ये वाला सिंबल नहीं लगाते ना, इसको पता नहीं चलेगा इसके अंदर एक वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल वर्क नहीं करेगा। अगर एपीआई की वर्क नहीं करेगी तो हमारे पास डेटा नहीं आना। अब लास्ट में जाके इधर एपीआई की लिख दिया ना, इधर आके आपने लिखना है एंड परसेंट सिंबल। आपने इसको बताना है कि हमने सिंबल्स यहाँ पे फेच करने हैं, लास्ट में लिखो इज इक्वल टू। ये है हमारी कंप्लीट एक एपीआई विद यूआरएल। तो ये आपने बिल्कुल सही सही लगानी है, पूरे का पूरा डेटा जहां से ही आना है। तो ये पूरी का पूरी आपको, ये यूआरएल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनकी वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा। ये इसको हमें थोड़ा बहुत एडिट करना ही पड़ता है, ठीक है। एडिट कैसे करना है वो आप जैसे जैसे धीरे धीरे काम करते जाएंगे आपको खुद आइडिया होता जाएगा। हम इसको एडिट कैसे करेंगे, जहाँ पर देखो कुछ और एपीआई है, जहाँ पर कुछ और है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने डेटा कौन कौन सा फेच करना है। तो चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट, इतना कोड तो हो गया। मेन काम इसी का ही है कि आपको यूआरएल सेट करना आना चाहिए। अब बारी आती है एपीआई की। अब ये एपीआई की कहाँ से मिलेगी, आपने इधर चले जाना है, इसको बैक कर लो। इनके जहाँ पे आ जाओ स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले पेज पे, इधर लिखा हुआ है ना गेट फ्री एपीआई की, तो इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ये लिखा हुआ है ना गेट फ्री एपीआई की, इस पे क्लिक करेंगे। मैंने पहले इसको क्रिएट कर रखा है, जस्ट आपने करना क्या है, इधर आपने लिखना है कुछ भी। आप मैंने इधर एजुकेटर या स्टूडेंट दोनों में एक सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट करो, कुछ ज्यादा इशू नहीं है इसका। इधर आपने कोई आप डमी भी नाम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐड कर दो इसमें। कोई कंपनी या यूनिवर्सिटी नेम, अपनी ईमेल ऐड कर देंगे, इस पे क्लिक करेंगे ना, अपने यहाँ पे जहां पे आपको एपीआई की मिल जाएगी। तो मैंने इसको पहले ही क्रिएट कर रखा है एक आईडी पे, तो इधर ही आपको एपीआई मिल जाएंगे, कहीं भी नहीं जाना आपने, जस्ट जहां पे वेट करना, इधर ही आपको एपीआई की मिल जाएगी। तो मैंने जो क्रिएट कर रखी है उसको मैं जहाँ पे लगा देती हूँ एपीआई की। ये है मेरी एपीआई की, इसको कॉपी करेंगे कुछ ऐसी दिखेगी, आपकी भी सेम ही होनी है। सेम मतलब इसी फॉर्मेट में होनी है, तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। एपीआई की आपकी वैसे अलग रहेगी, आप इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे नहीं देने। आप इसको यूज करो तो आपके पास डेटा आ जाएगा। चलिए ये हमारा जस्ट एक स्टेप हो गया है कंप्लीट। जहां पे आ जाओ, सबसे पहले तो हम इसको रिटर्न में लगा देते हैं लास्ट में, कि हमने यहाँ पर आउटपुट कैसे मंगवानी है। रिटर्न HTML का कोड लगाएंगे, बहुत ही छोटा सा कोड लगाएंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऐसे फॉर्मेट में चाहिए ना, हमें नेम वगैरह सब कुछ लिखा नजर आए, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे नहीं मेंशन करने वाले। इधर जस्ट आपने एरिया डिफाइन करना है, क्लास नेम इसको ऐड कर दो। तो मैंने इसको लगा रखा है स्टॉक मार्केट ट्रैकर, ये नाम है इसका, क्लास नेम कुछ भी ऐड कर दो, सीएसएस के लिए ये काम आएगी। इधर आपने एक लिखना है, हेडिंग लिख सकते हैं स्टॉक मार्केट ट्रैकर, नाम कुछ भी दे दो। इधर हमने लिखना है, एक नाम क्रिएट करना है आपने, स्टॉक लिस्ट। नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपने एक कंपोनेंट जैसे ना इसको एक क्रिएट कर लेना है। इधर आपने एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्टॉक्स, ठीक है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, बस आपने क्रिएट करना है सेम इसी फॉर्मेट में। ये जो होता है ना, ये कंपोनेंट की तरह काम करता है रिएक्ट जेएस में, इसको हम क्रिएट करेंगे, इसकी वर्किंग।
ये वाला इसका है ना एक स्कोप, ये वाला मेन हमारा फंक्शन है, जहां से लेके जहां तक खत्म है ना, इसके बाहर हमने इसको क्रिएट करना है, ये याद रखो। ये वाला जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, इसकी वर्किंग इस वाले फंक्शन से बाहर आनी चाहिए, तभी वो वर्क करेगी। तो चलिए चलते हैं, ये नाम हमने दे दिया है इसको। अब चलते हैं टॉप पे, ये सारे का सारा हमारे पास इधर आ जाएगा। इसको आपने याद रखना है, जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको हमने क्योंकि डिफाइन भी करना है बाद में, इसको अब लास्ट में ऐसे एंटर कर दो। इसको नहीं, ये पूरा फंक्शन है ना, इसको हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले एक कॉन्स्ट बना लो, इसको एक नया नाम देना है, स्टॉक कार्ड नाम दे देते हैं, एक कार्ड क्रिएट करेंगे। नाम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, स्टॉक कार्ड लिखना है यही लिख दो। एक इसका खुद का एक ऑब्जेक्ट पास कर दो, तो स्टॉक नाम दे देते हैं इसको। एरो फंक्शन बना लो इसका। पहले तो इसके बीच इसकी कोडिंग देखो, रिटर्न करते हैं हमें ये, 2 बार हमें आउटपुट शो करानी पड़ेगी। जो जो हम सिंपल से यहाँ पे ऐड करेंगे ना, हम 2 बार कराएंगे, तो एक बार इसमें कराएंगे, ये वाला स्टॉक कार्ड है, क्योंकि हमें डायरेक्टली इसको अपनी वेबसाइट में नहीं शो करा सकते। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक नाम दे देते हैं डिव लगा के, इसको स्टॉक कार्ड का नाम दे दो, एंटर कर दो। इधर आप लिख सकते हैं H3 में या H2 में लिख लो, H2 या H3 में लिख देते, थोड़ा सा हमें इसका साइज थोड़ा सा बड़ा मिलेगा ऐसे H3 में। जे वाला लिखा है ना स्टॉक डॉट सिंबल, सेम ऐसे ही लिखना है। जे वाला जो अब यहाँ पर अगर आपने जे क्रिएट किया है ना, तो यहाँ पर स्टॉक ही आएगा। ये वाला सिंबल है, तो सिंबल हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, सिंबल को आप सिंबल ही लिखो, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना होना, क्योंकि हमने जे वाले सिंबल से लिखे हैं ना, इन्हीं का डेटा चाहिए। तो ये वाला सिंबल हमें चाहिए, तो मैंने इसको डिफाइन किया है जहाँ पे, तो हमें सिंबल का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंबल लिखो। ये क्या करेगा, ये वाली लाइन स्टॉक का सिंबल यहाँ पे क्रिएट करेगा कि एप्पल है, ठीक है, तो यहाँ पर एप्पल लिखा हमें नजर आएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो जे वाला सिंबल लिखा नजर आएगा। हमें से देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ जे वाले सिंबल का ये डेटा है, ठीक है। सबसे पहले हमें सिंबल फेच करना है। पैराग्राफ लिखो, यहाँ पे लिखो कंपनी, कंपनी के बीच अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टॉक डॉट कंपनी नेम। अब यहाँ पे हम नेम फैच नहीं कर सकते, ये वाली जो एपीआई है ना, ये हमें कंपनी का नेम फैच करके नहीं देगी, तो वो हम स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप ये वाला ना भी लिखो तब भी ओके है, बाकी सारा डेटा हमें मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी का नेम फैच करने के लिए हमें अलग से कुछ कोड करना पड़ेगा, अलग से यूआरएल लगाना पड़ेगा, वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर आप कंपनी नेम अगर लगा दे तो सही है, नहीं लगाएंगे तब भी ओके है। आपको जस्ट वहां पे कंपनी नेम लिखा नजर आएगा, कंपनी का नेम फैच नहीं होगा। यहाँ पर लिखो पी प्राइस। अब यहाँ पे हमने पूरे का पूरा डेटा शो कराना है कि हमें क्या क्या चाहिए। एक मुझे प्राइस चाहिए, तो प्राइस कहाँ से आएगा, डॉलर स्टॉक डॉट प्राइस। ऐसे ही आपने एक एक करके सारे के सारे सिंबल यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। एक प्राइस चाहिए, एक हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम डॉलर, यहाँ पे लिखो स्टॉक डॉट वॉल्यूम। अगर जहाँ पे वॉल्यूम ऐसे लिखा है तो ऐसे ही आना है, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं कीवर्ड्स, ये उनकी वेबसाइट से है कीवर्ड। यहाँ पर जो भी हमें डेटा चाहिए ना, तो ये इनकी वेबसाइट पे है। जैसे इसको हम भेजेंगे ना रिक्वेस्ट, इससे यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी हमारी तरफ से, उनकी वेबसाइट पे गई रिक्वेस्ट, उन्होंने चेक करना कि हमने यहाँ पे क्या क्या रिक्वेस्ट में भेजा है। मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे कंपनी नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ये वाले उनकी की वेबसाइट के कीवर्ड है, जो जो मैच करेगा उनकी वेबसाइट से कीवर्ड, वो डेटा हमें प्रोवाइड करा देंगे। तो ये अगर आपने इसमें कुछ और लिख दिया, ऐसे कुछ लिख दिया या गलती से, आपको वॉल्यूम का डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो सिंपल नहीं होगा। एक वॉल्यूम हो गया, एक हमें चाहिए ओपन प्राइस, ओपन प्राइस ये वाला आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जस्ट एक स्ट्रिंग है, जो आपको वहां पर टाइटल लिखा नजर आएगा, ठीक है। जस्ट ये वाले जो हम वेरिएबल लगा रहे हैं, इसकी जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते। स्टॉक डॉट ओपन प्राइस ऐसे लिखना है, ओपन प्राइस ऐसे लिखना। अगर ऐसे लिखा है मतलब पी कैपिटल है, तो मतलब पी कैपिटल ही रहेगी। कॉपी कर लो, क्लोज प्राइस, यहाँ पे देखो क्लोज, इसकी सी स्मॉल आनी है, क्लोज प्राइस मिल जाएगा। एक हमें चाहिए हाई प्राइस, हाई प्राइस जहाँ पे लिख लो हाई। एक चाहिए लो प्राइस। इतना ही डेटा हमें चाहिए। अगर आप इसको और भी ज्यादा इन्हांस करना चाहते हैं ना, आपको इसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि आप इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर हम लिख देंगे लो प्राइस। चलिए, इतना सारा डेटा मुझे चाहिए उनकी वेबसाइट से स्टॉक मार्केट का। इतना सारा हो गया रेडी। इस डिव को यहाँ पे छोड़ दो और ये वाली हमारी सारी की सारी ब्रैकेट यहीं पे बंद होगी, इसका काम खत्म। याद रखो, ये स्टॉक मार्केट वाला हमारा मेन फंक्शन था ना, ये वाला मेन, इससे बाहर हमने कोड लगाना है ये वाला। ठीक है, इसको हम जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इसको हम रेंटर कर रहे हैं जहाँ पे स्टॉक लिस्ट। अब हम स्टॉक लिस्ट का क्रिएट करके इसको हम उसके बीच कॉल कर देंगे। बहुत ही आसान है कोडिंग को समझना। अब यहाँ पे आपने लगाना है स्टॉक लिस्ट। ये वाला जो हमने डिफाइन किया ना, अब इसकी बारी है। इसी ने हमें पूरे का पूरा डेटा शो कराना है। इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। ये भी याद रखो, इससे बाहर लगाना है जो हमारा स्टॉक मार्केट वाला है ना, पूरा फंक्शन, मेन फंक्शन जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है, उसके बाहर ही लगाना है। ठीक है, बाहर लगाने का मतलब है, क्योंकि मैंने जहाँ पर इसको रेंडर किया है, अगर हम डायरेक्ट इसके बीच भी लगा सकते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपको इसके बीच भी लगाना पड़ेगा, रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आसान है हम जहाँ पर इसको बाहर ही क्रिएट कर दें। इसको भी एक फंक्शन बना के जहां पर लिखो स्टॉक्स। अब ये वाला स्टॉक्स है ना, अब यहाँ पे देखो, ये वाला मैंने लिखा है स्टॉक्स। तो इसको आप मिसमैच ना करना, जहां पर स्टॉक्स है तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो नहीं तो आपके पास एक एरर आती रहेगी अगर आप इसकी जगह कुछ और लिख देते हैं। यहाँ पे आपने स्टॉक्स लिखा हुआ है, जहाँ पे आप स्टॉक जाकर कुछ और लिख देते हैं, आपके पास एरर आती रहेगी स्टॉक से डिफाइन नहीं है। तो अब मैंने इसको डिफाइन कर दिया जहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में। जहां पे आ जाओ, अभी रिटर्न कर दे हमें ये। अब हम इसके अंदर जस्ट लिखेंगे, एक डिव लगाना है तो लगा लो, इसके साथ आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, आउटपुट कैसे शो होनी है ये हमें आउटपुट शो करा के देगा। मैप यूज करेंगे स्टॉक, यहाँ पर स्टॉक्स आएगा एस वाला, डॉट मैप लगाएंगे। इधर एक वेरिएबल क्रिएट कर लो इसका स्टॉक इंडेक्स। अगर जहां पर आप स्टॉक लिख देना, जे वाला हमने इधर क्रिएट किया था स्टॉक वाला, तो आप इधर इसी को मेंशन कर दो, जहां पर जो हमने क्रिएट किया था ना एक स्टॉक जे वाला हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसको पता चलेगा कि जहां से कुछ डेटा आएगा उसको हमने प्रिंट करना है। साथ में एक इंडेक्स, एक मैप का खुद का वेरिएबल। ठीक है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। एरो फंक्शन क्रिएट कर लो, और जहां पर ये वाली ब्रैकेट नहीं आनी, फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे आनी है ये वाली ब्रैकेट, ऐसे राउंड ब्रैकेट है। अब इसके बीच हम लगाएंगे, हमें चाहिए स्टॉक कार्ड। अब जहाँ पे हम कार्ड को डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है जो मैंने ऐसे आएगा स्टॉक कार्ड, बिल्कुल स्पेलिंग सही होनी चाहिए, इसको आप मैच कर लो। ये वाला स्टॉक कार्ड है ना, बस इसी को कॉपी करेंगे, और जहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं जहाँ पर स्टॉक लिख देती हूँ स्टॉक कार्ड, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दो, पेस्ट। स्टॉक कार्ड को हम इस स्टॉक लिस्ट में डिफाइन कर रहे हैं या रेंटर कर रहे हैं जिसको बोलते हैं। अब इस वाले स्टॉक लिस्ट में इसकी वर्किंग आ जाएगी। ठीक है, हमें पूरे का पूरी आउटपुट ये शो करा देगा, लेकिन कैसे? साथ में एक की बनाओ, की इज इक्वल टू, जहां पर मैप की आनी है, जो हमने इंडेक्स क्रिएट किया था वो आना है। साथ में लिखो एक स्टॉक इज इक्वल टू स्टॉक, ये इसका एक खुद का वेरिएबल हो गया। ऐसे आपने इसको ऐसे डिफाइन करना है, ये एक परमानेंटली एक मेथड होता है इसको डिफाइन करने का। इसका एक खुद का वेरिएबल होता है और जहाँ पर उसका नाम होता है। तो ये मैप हर बार यूज नहीं होता, क्योंकि हमने ऊपर एक मैप नहीं यूज किया, तो यहाँ पर हम मैप यूज करें क्योंकि हमने इसको यहाँ पर रेंडर करना है। मैप को हम यूज करते हैं जहां से इनकी आउटपुट को हम यहाँ से शो कराएंगे। अब मेरे पास जो ओरिजिनल आउटपुट आनी है, ठीक है, इसने फेच करनी है। सारे का सारा जो डेटा आना है मुझे यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसको हम फेच करेंगे जहां पर, और इसने हमें प्रिंट करना है जहां पे मेन आउटपुट मेरी आनी है, जहां पे तीन जगह से घूमते घूमते हमें आउटपुट मिलेगी। डायरेक्ट हम इसको शो नहीं करा सकते, तो ये हमारे लिए सबसे आसान तरीका है शो कराने का। ये हो गया। अब यहाँ पे एक नया बनाओ, इसी के आगे आपने बनाना है, और हमारे मेन फंक्शन के बाहर ही बनाना है। कॉन्स्ट नाम दे दो इसको स्टॉक, इसको हम रहने देते हैं। हम ना अभी चलते हैं इधर, स्टॉक मार्केट ट्रैकर वाला है ना, अब हमने वेरिएबल डिफाइन करना है कॉन्स्ट, जो हमने स्टॉक्स वाला बनाया है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा स्टॉक सेट, यहाँ पे सेट कर दो स्टॉक स्टॉक्स, यूज स्टेट लगा लो, इसके बीच इसको एरे के साथ ऐसे सेव कर दो। अब ये वाला स्टॉक्स है जो हमारा मेन था, ये वाला वेरिएबल, इसको सबसे पहले डिफाइन करके अब हम अपने मेन फंक्शन के बीच आ चुके हैं, स्टॉक मार्केट जिसको आपने एक्सपोर्ट किया है।
उसके बीच आपने ये वाला जो वेरिएबल क्रिएट किया था इसको आपने डिफाइन करना है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो एरर कोई नहीं है। देखो एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, कोई एरर नहीं है, बस एरर नहीं होनी चाहिए, डेटा हमारे पास तो आ ही जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर लगाएंगे। अभी मेरे पास डेटा नहीं आएगा, अब आपने इसी के बीच आ जाना है, हमारा जो मेन फंक्शन है ना इसी के बीच सारा कोड लगाना है। एपीआई के साथ काम करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट का क्या मतलब है, कहाँ पर यूज करना है कहाँ पर नहीं करना, कहीं भी जाके आप इसको सर्च करते हैं ना कि यूज इफेक्ट क्यों यूज करते हैं तो इसकी आपको एक लाइन ही मिलेगी। इसकी ये हमें साइड इफेक्ट क्रिएट करके देता है, साइड इफेक्ट के लिए हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। अब ये साइड इफेक्ट होता क्या है, कहाँ पे लगेगा यूज इफेक्ट कहाँ पे नहीं लगेगा वो मैं बता देती हूँ। स्पेशली जब मेरे पास कोई डेटा आएगा वो अपडेट होता रहेगा, ठीक है, साथ साथ अपडेट हो रहा है, साथ साथ चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पे दो तीन एग्जांपल बताऊंगी आपको, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। एक मेरे पास काउंटर है, ठीक है, एक दो तीन चार ऐसे काउंट हो रहा है, अपडेट हो रहा है ना, साथ साथ में अपडेट हो रहा है, चेंजेस हो रही है साथ साथ में अपडेट हो रहा है। एक दो तीन चार पता नहीं कहाँ तक चलेगा। एक एग्जाम्पल जैसे मैं एनिमेशन से बनाती हूँ ना, पार्टिकल्स एनिमेशन कैनवास के पीछे, वो एनिमेशन मूव होती रहती है, नई नई पार्टिकल्स बनते रहते हैं, नई नई पार्टिकल्स मूव होते रहते हैं, एक वहां पे यूज फैक्टर लगेगा। अब मेरे पास एपीआई है, हर एक एपीआई के साथ डेटा फेच करना है, वहां पर यूज फैक्टर लगना ही है। क्यों, मेरे पास लाइव डेटा आ रहा है, चेंजेस हो रही है, मेरे पास लाइव डेटा आ रहे हैं। साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि साथ साथ में चेंजेस हो रही हैं, उसी टाइम लाइव अपडेट जिसको बोलते हैं उसी टाइम चेंजेस हो रही हैं। मेरे पास डेटा आ रहा है वहां से, मेरे पास लाइव डेटा आ रहा है, वो मुझे डेटा दे रहे हैं, मैं जहाँ से शो करा रही हूँ, ठीक है, चेंजेस हो रही हैं। तो अगर हम कुछ परमानेंटली कुछ काम करते हैं, परमानेंटली वेरिएबल्स क्रिएट करनी है, वहां पर यूज इफेक्ट नहीं लगेगा, हमें पता है कि ये मैंने क्रिएट कर दिया एक बार, इसको हम चेंज नहीं करेंगे बाद में। जैसे ये वाला स्टॉक वाला हो गया तो जहाँ पर यूज स्टेट लगा हुआ है, यूज स्टेट के बिना तो काम नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये स्पेशली यूज किया जाता है अपने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। तो वेरिएबल्स के डिफाइन करने के लिए हम यूज इफेक्टर यूज करते हैं, तो हर एक वेबसाइट हर एक प्रोजेक्ट में यूज होता है। तो यूज इफेक्ट और यूज स्टेट दोनों में डिफरेंस यही है कि यूज इफेक्ट हमें लाइव डेटा अपडेट करके देता है, साइड इफेक्ट होता है कि साथ साथ में चेंजेस हो रही हैं। अब जहाँ पर मुझे डेटा फेच करना है एपीआई के साथ तो वो भी लाइव ही आएगा, तो वहां पर लाइव चेंजेस होने हैं कि वो मुझे साथ साथ में डेटा अपडेट करके देता रहेगा, चेंजेस होती रहेंगी। वो अगर उधर कोई चेंज कर रहे हैं तो मेरे पास भी चेंजेस होती ही रहनी है। इसीलिए हम यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाएंगे। यूज इफेक्ट लगाओ तो ये इंपोर्ट हो जाना चाहिए, हो गया होगा इंपोर्ट अपने आप। अगर ना भी इंपोर्ट हो तो आप यहाँ पे एक बार जाके चेक कर लो, ये अपने आप इंपोर्ट हो जाता है अगर आप जहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बीच हम क्या लिखेंगे, यही हमारा मेन कोड रहेगा जिसके साथ अभी तो जस्ट हमने एपीआई का काम खत्म किया है। अब उसको शो कैसे कराएंगे, कॉन्स्ट बनाओ, एक नाम इसको दे दो फेच स्टॉक डेटा, नाम कुछ भी दे दो, फेच स्टॉक डेटा। असिंक्रोनस लगेगा जहाँ पे, असिंक्रोनस है तो आप इसको दिमाग में उठा लो कि अगर आप एपीआई यूज करते हैं तो हम जहाँ पे लगाते ही हैं असिंक्रोनस अवेट दोनों लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पे आएगा एक कॉन्स्ट प्रोमिस नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लो, नाम कुछ भी दे दो, इधर लिखो स्टॉक सिंबल्स डॉट मैप। इधर ऊपर चलते हैं, ये वाला स्टॉक सिंबल्स मैंने क्रिएट किया है ना, इसी को आपने यूज करना है। तो यहाँ पर कुछ और नहीं लिखना, स्टॉक सिंबल्स उधर लिखा है तो यहाँ पे स्टॉक सिंबल्स आएगा। मैप के साथ हम डेटा शो कराएंगे असिंक्रोनस लगा के। इधर लिखो क्या शो कराना है, सिंबल, जो मेरे पास सिंबल वाला कीवर्ड है वो एरो फंक्शन। अब इसके बीच हम क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, एक डेटा आना है, उन्होंने हमें डेटा भेजना है, किसमें भेजना है उससे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा रिस्पॉन्स। तो जहां पर हम लगाएंगे ट्राई कैच। अब यहाँ पे जब भी एपीआई के साथ काम करते हैं तो हमें ट्राई कैच के साथ काम करना पड़ता है, जरूरी नहीं करना ही है, लेकिन इसके साथ आप बहुत ही आसानी से डेटा फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई कैच लगाओ, ट्राई के बीच हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट, एक तो हमें रिस्पॉन्स मिलना है, मैंने वहां पर रिक्वेस्ट भेजी उनकी वेबसाइट पे, यूआरएल पे रिक्वेस्ट चली गई तो वो हमें रिस्पॉन्स भेजेंगे कि हमें आपकी रिक्वेस्ट मिल चुकी है। अवेट लगाओ यहाँ पे, अब रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। एक्सियोस के साथ काम करना है तो यहाँ पर एक्सियोस आएगा, क्योंकि यही चेक करेगा कि यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट चली गई है, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स भेजा है, रिस्पॉन्स आया तो उसमें कोई डेटा आया कि नहीं, सारा काम एक्सियोस करेगा। अब यहाँ पे देखो
किधर भेजना है, रिस्पॉन्स कहाँ से आना है, रिक्वेस्ट किधर जानी है, तो मेरे पास जो यूआरएल है, यूआरएल किस में ऐड किया है, ये वाले सिंबल में। तो आप इधर जाके देख सकते हैं मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, पूरे का पूरा यूआरएल और एपीआई की मैंने इसमें ऐड किया है, तो ये किस में है, इस वाले वेरिएबल में। तो आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है प्लस सिंबल्स, और जहां पर ऐसे नहीं आएगा इसको हम जस्ट लिखेंगे प्लस सिंबल। तो ये वाला सिंबल मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे यूआरएल पे मैं रिक्वेस्ट भेजूंगी, उसमें जो भी सिंबल है ना उसका डेटा मुझे चाहिए, तो सिंबल आपने इसको जरूर बताना है, नहीं तो आपको सिंबल्स का डेटा नहीं मिलेगा। अब जहाँ पे आ जाओ, अब याद रखो जहाँ पर ये वाला सिंगल कोट नहीं है वो स्केप बटन के नीचे जो है ना प्रेस करना है, वो वाला सिंबल है, क्योंकि मैंने जहाँ पर डॉलर के साथ वेरिएबल यूज किया है। अब चलते हैं यहाँ पर, रिस्पॉन्स आ गया, अब डेटा आना है, कॉस्ट डेटा नाम दे दो इसको, डेटा ही दे देते हैं, और जहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स पहले आएगा, जो भी वो रिस्पॉन्स भेजेंगे डॉट डेटा, डेटा कौन सा चाहिए, ग्लोबल कोड। तो ये ग्लोबल कोड आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना, ग्लोबल कोड उनकी वेबसाइट से मैं बोल रही हूँ कि मुझे ग्लोबल कोड का डेटा चाहिए, वो मुझे यही डेटा भेजेंगे, तो आपने ग्लोबल कोड लिखना है। इफ डेटा, अगर कोई डेटा आ गया मतलब मुझे रिस्पॉन्स में डेटा मिल गया, ठीक है, तो मुझे रिटर्न कर दे। डेटा तो आ गया, वो हमें कैसे मिलेगा, ठीक है, किस फॉर्म में मिलेगा वो हमें यहाँ पर शो करेंगे। वैसे तो यही है, लेकिन मैं आपको टाइप करके बता देती हूँ। सिंबल, सिंबल में मेरे पास सिंबल आएगा, सिंबल क्या होता है, एप्पल, AAPL वो सिंबल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सिंबल है, गूगल का सिंबल, वो सारे सिंबल है। सिंबल डॉट टू अपर केस, तो यहाँ पर आप अपर केस लिख दो, ऑप्शनल है लेकिन लिख देंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये उधर से जैसे मर्जी डेटा आए, अगर वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऐसे कुछ लिखा होगा ना तो वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एम कैपिटल सब कुछ कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद आना है, कॉमा लगाएंगे, कंपनी नेम, कंपनी नेम हमारे पास नहीं आएगा, फिर भी हम यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगी कंपनी, कंपनी नेम, तो ये मुझे वहां पे लिखा नजर आएगा। एक आएगा प्राइस, अब यहाँ पे लगाना जरूरी है पार्स फ्लोट, क्योंकि प्राइस वहां पर हो सकता है 124 पॉइंट समथिंग, अगर ये पॉइंट में होगा, बेसिकली पॉइंट में ही होता है, ठीक है, पॉइंट में होगा तो मैं यहाँ पर फ्लोट लगाऊंगी। डेटा, अगर आपको पता है कि वहां पर जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में होगी तो आपने पार्स इंट लिखना है, तो मुझे पता है वहां से जो डेटा आना है वो पॉइंट में होगा, क्योंकि प्राइस वहां पे पॉइंट में ही होता है। तो मैं जब फ्लोट लगाऊंगी, अब जहाँ पे वैल्यू लिखनी है इसको हम बाद में देखेंगे, बस लिखनी है 05, क्यों लिखनी है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर लिखो प्राइस, और कितनी वैल्यू लिखनी है वो भी हम मैं बाद में ही बताऊंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे टू फिक्स्ड, टू, पहले इसको समझ लो, पार्स फ्लोट है मतलब मेरे पास वहां से डेटा आना है 180.50, वो 0.50 है, वो भी काउंट करेंगे, तो उसके लिए हैंडल करने के लिए फ्लोट चाहिए। डेटा आना है तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डेटा मेरे पास आना है, ये वाली वैल्यू बाद में देखेंगे। यहाँ पर प्राइस लिखो, क्योंकि पहले वो प्राइस बेचेंगे, तो प्राइस एक कीवर्ड है उनकी वेबसाइट का, तो मैं प्राइस लिखूंगी। सब कुछ यहाँ पे हमने डिफाइन किया था ना प्राइस वगैरह, तो वहां पे प्राइस आएगा। टू फिक्स्ड आपने लिखना है, सिर्फ वहां पे लिखना है जिधर प्राइस आएगा, प्राइस फिक्स रहना चाहिए, उधर जो उनकी वेबसाइट पे है जो वो भेजेंगे वही आना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर उन्होंने वहां से 200 भेजा है तो मेरे पास 200 ही रहेगा। यहाँ पे टू लिखा है तो ये इसका सिंबल है, मतलब इसका सिंटैक्स है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। प्राइस आ गया, एक वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम अब जहाँ पे मेरे पास प्राइस में नहीं आएगा तो मैं जहाँ पे लिखूंगी पार्स फ्लोट ही लिखेंगे, लेकिन डेटा, अब जहाँ पे वैल्यू लिखने है इसको आप 06 लिखो, डॉट इसमें स्पेस जरूर दे देना, यहाँ पे लिखो वॉल्यूम। अब इसके बीच हमें ये वाला टू फिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे प्राइस नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस आपने टू फिक्स प्राइस के साथ लगाना है, जहाँ पे कॉमा आएगा। टू फिक्स सिर्फ प्राइस के साथ लगाएंगे, जैसे अभी हम लगा रहे हैं ओपन प्राइस, तो मुझे पता है ये एक प्राइस है, ठीक है, तो मैं जहाँ पे पार्स फ्लोट लगाऊंगी और साथ में टू फिक्स लगाएंगे, तो जहाँ पर वैल्यू आपने 02 लिख देनी है। एक क्लोज प्राइस रहेगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं साथ साथ में इसको, क्लोज प्राइस पार्स फ्लोट में आना है, ठीक है, वो मुझे पता है कि वो भी यहाँ पर प्राइस है, तो मैं यहाँ पे टू फिक्स लिखूंगी। हाई प्राइस आना है, तो वो भी एक प्राइस है, तो वो भी टू फिक्स में आएगा, जहाँ पर वैल्यू देख लो, यहाँ पर 03 है, 04 है। हाई प्राइस के बाद एक लो प्राइस, तो यहाँ पर लिखो लो लो प्राइस, लो प्राइस की ये वाली जो वैल्यू है 01 रहेगी, तो यहाँ पर आपने लिखना है लो
अच्छा, यहाँ पर हमने लिख दिया क्लोज प्राइस, इधर आना है, इधर भी आपने चेंज करना है, एक ओपन रहेगा। क्लोज प्राइस को हम प्रीवियस क्लोज बोलते हैं, क्लोज प्राइस नहीं बोलते इसको। यहाँ पर ऐसे लिखो, इधर जो क्लोज प्राइस है ना, आप उसको क्लोज प्रीवियस क्लोज लिखेंगे। हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, उनकी वेबसाइट से है जी, ठीक है। उसके बाद हाई प्राइस है तो यहाँ पर इसको हाई बोलते हैं। इधर लो है तो लो प्राइस को हम लो ही बोलते हैं, तो लो लिखना है। ये भी टू फिक्स रहेगा। तो ये हो गया हमारा डेटा। अगर हम मेरे पास ये वाला इफ कंडीशन नहीं वर्क कर रही, मान लो कोई एरर आ गई, मेरे पास डेटा नहीं आया, जहाँ कुछ गलत डेटा आ गया, कुछ भी हो जाए, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगी। एरर लगा देते हैं डायरेक्ट। मुझे एक एरर दिख जाए, वो भी कंसोल में, स्टॉक डेटा नॉट फाउंड। हो सकता है उनको डेटा ना मिले, मैंने सिंबल कोई गलत लिख दिया। सब कुछ वर्क कर जाएगा, आपकी ईपीआई वर्क कर रही है, लेकिन वहां पर उसको सिंबल नहीं मिल रहा, तो मैं जहाँ पर लिख दूंगी सिंबल कि हमें इसका डेटा नहीं मिल रहा। एक तो ये मेरे पास एरर आ गई। यहाँ पर एल्स, इसमें क्या इशू आ गया अभी, एल्स का स्पेलिंग भी सही है, और यहाँ पर इसको रिटर्न कर दो। रिटर्न में आएगा खाली। कोई एरर ही आ गई तो हमें डेटा नहीं मिलेगा। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इसमें क्यों ऐसे एरर आ रही है। कॉमा, किधर हमने कॉमा लगाया हुआ है, जल्दी से। ये भी सही है। और कंसोल डॉट एरर स्टॉक सिंबल, और रिटर्न में हमें मिल जाए ये, जहां पर अभी कैच वाला नहीं हुआ कंप्लीट। इसको भी लगा के देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये वाली एरर तो तब आनी जब इन इफ कंडीशन में प्रॉब्लम हो, तब एल्स वाली कंडीशन चलेगी। अगर इफ मतलब डेटा मुझे नहीं मिल रहा, तो मुझे एक एरर मिल जाए। ये वाली कैच वाली एरर तब आनी है जब मेरे पास पूरा कोड ही नहीं वर्क कर रहा, ना तो मेरे पास एपीआई वर्क कर रही है, ना मेरे पास यूआरएल वर्क कर रहा है। तो मैं इसको बोलूंगी कि हमें एक एरर मिल जाए कंसोल में डॉट, यही वाली लगा देते हैं एरर। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी एरर फैचिंग स्टॉक गेट डेटा, तो मेरे पास में एरर है कि आपका डेटा नहीं मिल रहा। तो एक ये एरर रहेगी। रिटर्न में नल आएगा, मतलब कुछ भी नहीं हमें रिटर्न होगा। तो ये वाला कोड आपने लगा देना है। और अब मैं जल्दी से देख लेती हूँ इधर कोई ब्रैकेट का इशू है। यहाँ पे सिंबल है, मैंने इधर इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, इधर एरो फंक्शन है, इसी की एरर है। तो यहाँ पर आप एरो फंक्शन इसका क्रिएट करो ट्राई के ऊपर। अब सारी की सारी एरर चलेगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कोड। अभी मेरे पास एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, अभी मेरे पास डेटा नहीं आया, इसको रिफ्रेश करो। चलिए, अब यहाँ पे हमें लिखेंगे, बस छोटा सा कोड हमारा बाकी है। जब तक पूरा कोड नहीं वर्क करता तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलनी। तो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट खत्म है, कैच वाली, उसके बाद ये वाली हमारा पूरे का पूरा कोड खत्म है। इस ब्रैकेट के बाद आपने आना है, इधर लगाओ एक कॉन्स्ट, नाम इसको दे दो स्टॉक्स डेटा, ये नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे अवेट लगाएंगे हम। मेरे पास जो प्रॉमिस, यहाँ पर प्रोमाइज भी इसको बोलते हैं, आप अपनी मर्जी है, जो मर्जी बोलो। यहाँ पे मैंने प्रोमिस वाला जो वेरिएबल क्रिएट किया था पहले, तो उसको डिफाइन करो, जे वाला। तो इधर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, हमें जे इसके साथ डेटा चाहिए। सेट स्टॉक, जो मैंने सेट स्टॉक्स वाला बनाया था, उसके बीच स्टॉक्स डेटा जो भी आएगा ना, मतलब इसमें क्या आएगा, जो भी उन्होंने डेटा भेजना है, उसके बाद हम इसको अपने वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। फिल्टर लगा के, फिल्टर लगा सकते हैं बेसिक, लगा लो, ठीक है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा कि हमें फिल्टर लगा के डेटा मिले। स्टॉक के ऊपर लगाना है, और इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, फिल्टर लगाना है। तो यहाँ पर लिखो डबल, ये वाली ब्रैकेट बंद होनी है, इसके बीच लिखो स्टॉक, ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। एरो फंक्शन बना लो, मेरे पास यहाँ पे आएगा स्टॉक नॉट इज इक्वल टू नल। देन यहाँ पर मेरे पास डेटा शो होना है स्टॉक नॉट इज इक्वल टू नल। अगर वहां पे नल नहीं है, मतलब रिटर्न नल है ना, रिटर्न अगर यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू नल है, मतलब वहां पे कोई ना कोई डेटा है, तो मेरे पास यहाँ पर सेट स्टॉक हो जाए, मतलब सेट डेटा हो जाए। उन्होंने कुछ ना कुछ भेजा है तो मेरे पास डेटा आ जाए, बेसिकली यही हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट में ये दो ब्रैकेट बंद होनी है। अगर वहां पे नॉट इज इक्वल टू नल है, नल नहीं होगा, मतलब वहां पे कोई ना कोई डेटा है। नल मतलब बिल्कुल खाली है, खाली तभी होगा, उन्होंने डेटा को नहीं भेजा। अगर डेटा भेजा है तो ये नल नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तो मुझे जहाँ पे डेटा मिल जाए, ठीक है, उसको हम सेट स्टॉक के बीच रख देंगे। फैच, जो हमने ये वाला बनाया हुआ है फैच स्टॉक डेटा वाला, उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे।
और यूज इफेक्ट की जहाँ पर एक डिपेंडेंसी लगती है वो हर बार नहीं लगती, अगर ना भी लगा तब भी आपके पास कोड चल जाता है, जरूरी नहीं आपने जो लगाना ही होता है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, मेरे पास डेटा आ चुका है देखो। अब इसको एक बार मैच करते हैं, गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे आके सर्च कर लो, शेयर मार्केट प्राइस चाहिए तो एप्पल का पहले चेक कर लेते हैं। ये है मेरे पास प्राइस, इसको ऐसे करो, इसको ऊपर लेके जाओ, प्राइस चेक करना है आपने। अरे भाई, चलिए यहाँ पे प्राइस चेक करो, प्राइस हो गया। और ओपन प्राइस भी चेक कर लो, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ओपन प्राइस हाई प्राइस हो गया, ओपन प्राइस का प्राइस चेक कर लो, क्लोज प्राइस मेरे पास नहीं आया। अब देखो जहाँ पर अब डेटा नहीं आ रहा है तो जहाँ पर एन ए आर, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट अ नंबर ऐसे कुछ मिल रहा है, तो अब जहाँ पर हम चेक करेंगे ऐसे हमारे पास इशू है क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है इधर। पहले चलते हैं हम अपने क्लोज प्राइस जिधर हमने लिखा हुआ है, तो मैंने जहां पर लिखा हुआ है एक क्लोज प्राइस, एक हमने लिखा है जहां पे क्लोज प्राइस इधर लिखा है, तो दोनों को हम चेक करेंगे। छोटी सी एरर है बस यहाँ पर देखो, दोनों में मैंने डॉलर लगाया हुआ है, डॉलर के साथ इसको डिफाइन करते हैं कि ये एक वेरिएबल है। यहाँ पर डॉलर नहीं लगा हुआ है, मतलब इसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक वेरिएबल है कि नहीं, तो आपने यहाँ पर डॉलर लगाना है, इसके साथ इसको पता चल जाएगा कि ये डॉलर है, इसलिए मेरे पास डेटा नहीं आया। बाकी रिफ्रेश हो गया अपने आप। और जहाँ पे चलो, एक तो ये हो गया मेरे पास, इधर चलते हैं, पहले मैं इसी को एक बार चेक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं, ये तो सब कुछ सही है। अब जहाँ पे मेरे पास एरर है, इधर मैंने जे वाली वैल्यूज लिखी ना, 05, जे वाली 06, ये हमारे पास मिसमैच है, तो आपने यहाँ पर लिखना है। सबसे मेरे पास डेटा कहाँ तक है वो चेक कर लो, जो ओरिजिनल आ रहा है ओपन प्राइस तक है, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे क्लोज प्राइस से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमने 03 लिखा हुआ है, क्लोज प्राइस का यहाँ पर वैल्यू है 08, हाई प्राइस की वैल्यू है 03, और लो प्राइस की वैल्यू है 04। पहले इसको सेव करो, रिफ्रेश, तो यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मैंने ये वाली वैल्यूज क्यों लिखी है और ये कहाँ से लेनी है, सारा काम इसी का ही है, 04 वगैरह जो लिखा हुआ है, ये सारी के सारी जो वैल्यूज है 05, 06, ये सारी इन्हीं की वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, ये आपने देखना है कहाँ पे होगी। इसको डेटा पॉइंट या डेटा फील्ड कहते हैं, सब कुछ यहाँ से ही मिलता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन इसी टॉपिक पे है कि आपने स्टॉक मार्केट के साथ काम कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो आपके पास डेटा नहीं होता, डेटा शो नहीं होता। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 8, या फिर हम यहाँ पर क्या नहीं लिखा हमने, 1 नहीं लिखा, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, लो प्राइस का चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसे होता है, यहाँ पर देखो मेरे पास ऐसे आ गए, ठीक है। आपको गलत आपने लिख दी वैल्यू, वो आपके पास डेटा नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पास एरर क्या है। तो यहाँ पर मुझे पहले मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है, तो मैंने जहाँ सर ये इसको आप अज्यूम भी कर सकते हैं, मतलब मैं जहाँ से वैल्यूज लगा लगा के देख सकती हूँ 1, 2, 3, 4, तो मैं चेक कर लूंगी मेरे पास कैसे डेटा आएगा। अभी भी नहीं आया, तो यहाँ पर हमने लिखा था 4, आप वैल्यूज ये वाली लगा लगा के देख सकते हैं। तो अगर आप इसमें एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप 1, 2, 3, 4 सारी वैल्यूज लगा के देखो, जिसके साथ आपको डेटा मिल गया तो वो आपके लिए एक परफेक्ट वैल्यू बन जाएगी। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पूरी आप ढूंढना चाहते हैं तो आप इसको डेटा पॉइंट या डेटा फील्ड नाम से चेक कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी वेबसाइट है, इस पे बहुत सारा डेटा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसको मैच कर लो एक बार, सारे के सारी वैल्यूज आपने मैच करनी है ताकि हमें पता चले सब कुछ ओके है कि नहीं। ओपन प्राइस है जहां पर मेरे पास ये है समथिंग ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस हो गया, बिल्कुल मैच कर रहा है, कुछ भी पॉइंट में भी डिफरेंस नहीं है। वो लो प्राइस एंड हाई प्राइस कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है। और यहाँ पर ये सिर्फ हमने एप्पल का लिखा है, आप गूगल का लिख सकते हैं, गूगल हम ऐसे लिखते हैं, तो ये आ गया गूगल का शेयर प्राइस। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, आप इसको कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर लो, गूगल का ये है मेरे पास डेटा गूगल का, 4 मैंने सिंबल्स ऐड किए हैं, आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, बस आपने वहां पर सिंबल ऐड कर देने हैं।
इधर आपने सिंबल ऐड कर देनी, अपने आप यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। तो आपने ये सारा काम आपका है। अब मैंने जो बेसिक इसका काम था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, वो मैंने बता दिया है। इसको कैसे यूज करना है कैसे नहीं, वो आपके ऊपर पूरी का पूरी जिम्मेवारी है। आप इसको डिजाइन करो अच्छे से, वेबसाइट कंप्लीट बनाओ, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।